बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है कि हम जब दुबई आएंगे तो हमने पहला काम यहाँ पे आके क्या करना है। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं लोगों से, और लोग गाइड करने वाले इतने को मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता देते हैं। लाइक बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बड़ा कोई हवा बना देते हैं कि आप इधर आएंगे तो जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बताया था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हायर किए हैं और उनको हम पाकिस्तान से बुला रहे हैं। तो वो माशाल्लाह 2 दिन पहले आ गए हैं। तो उनका जो है ना, मैं वो प्रोसेस सारे का सारा करवा रहा हूँ, जो उनका एमरसाइड इशू करवाने का, उनका सारी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर्मेलिटीज़ वो उनकी करवाई जा रही हैं आजकल। तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इस काम के लिए अलग से एक PRO होता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी भी जिक्र किया हुआ है कि मैं ये सारे काम खुद भी कर लेता हूँ, तो मैंने अलग से बंदा नहीं रखा हुआ। तो सीन ये कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब आप पाकिस्तान से इधर आते हैं, बेशक आप विजिट वीज़ा पे आते हैं और आपको यहाँ पे आके जॉब मिलती है, तब आपने क्या करना होता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से आपको जॉब मिलती है तब आप यहाँ पे आते हैं, दैन आप लोगों ने यहाँ पे आके सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो क्या करनी है। तो ये वीडियो मैं असल में गाड़ी में चलाते हुए साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बस फ़ौरन मेरे जहन में आइडिया आया। मैंने कहा यार इससे पहले कि स्किप हो जाए चीज़ जहन से तो वीडियो बना ही लेते हैं। क्योंकि बात का ऐसा होता है कि स्पेयर इतना टाइम नहीं निकलता कि बंदा पहले अपने सारे ज़रूरी काम निबेड़े और उसके बाद एक वीडियो लाता सकते। तो रन टाइम में साथ साथ में आपसे मेन मकसद है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो जैसे भी वीडियो होगी आप अगर इन्जॉय करेंगे तो बता दीजिएगा, कोई इसमें बेहतरी आ सकती होगी तो अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। अच्छा, तो अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि अगर तो आप लोग जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, जैसा कि हमारे पास भाई बैठे हुए हैं, मैं आपकी इनसे मुलाकात अभी करवाता हूँ। तो हमारे पास भाई बैठे हुए हैं, ये आए हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी का इनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया। इनको पाकिस्तान में बैठे हुए यहाँ से एंट्री परमिट इशू हुआ है, ठीक है। जब आप किसी वाइट कलर जॉब में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं, इंडीड या फिर नौकरी गल्फ के थ्रू करते हैं या ग्लासडोर के थ्रू करते हैं, तो अगर आपको कोई कंपनी यहाँ पे हायर कर लेती है ना तो आपको डायरेक्ट एंट्री परमिट इशू होता है। उसके ऊपर आपने डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपका जो होता है ना वो होता है आपका स्टेटस चेंज। अब स्टेटस चेंज कैसे होता है, जो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जब आ रहे होते हैं ना तो एयरपोर्ट पे जब आपके पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगती है ना, जो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट कंट्रोल वाले लगाते हैं, ठीक है। तो जो एंट्री की स्टैंप लगती है ना वहाँ पर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, सिस्टम में अपडेट हो जाता है। अब अगर तो आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं तो दुबई एयरपोर्ट पे उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं और उसी में आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है सिस्टम में आपकी फ़ाइल के अगेंस्ट। जो कि आपके एंट्री परमिट के ऊपर जो परमिट नंबर होता है ना वो आपका फ़ाइल नंबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि ये प्राइवेट डाटा होता है, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूंगा कि लाइक वो किस जगह पे होता है पेज के ऊपर ना, आपके एंट्री परमिट के ऊपर। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आपका जो फाइल नंबर होता है ना यहाँ पर, जिसके अगेंस्ट आपकी सारी प्रोसेसिंग होती है, वो फाइल नंबर क्या है बेसिकली। क्योंकि उसकी भी आपको आगे ज़रूरत पड़ती रहेगी और आपको जगह जगह वो फाइल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके इल्म में होना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो फाइल नंबर है यहाँ पे वो क्या है। तो उस फाइल नंबर के अगेंस्ट आपका जो है ना एयरपोर्ट पे स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि स्टेटस चेंज बोली जा रहे हैं भाई, तो स्टेटस चेंज का मतलब क्या है। स्टेटस चेंज ये होता है कि जब आप बाहर से किसी कंट्री के अंदर एंटर होते हैं तो आपका जो स्टेटस है आपकी फाइल के अगेंस्ट इनसाइड कंट्री शो होने लग जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटस चेंज। लेकिन इसकी एक और कैटेगरी है जिसके अंदर लेट से आप जॉब चेंज करते हैं, आप लाइक एक ऑफिस सुपरवाइज़र की जॉब है पहले आपकी, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑफिस मैनेजर की जॉब मिल गई है, तो फिर भी आपका स्टेटस चेंज करना पड़ता है, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो में स्टेटस चेंज होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं UAE, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस चेंज की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि आप पहले आउटसाइड UAE थे, अब आप इनसाइड UAE शो होंगे उनके रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं स्टेटस चेंज। अब जब आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, उससे नेक्स्ट स्टेप आपका जो होता है ना वो हम इन भाई का आज करने जा रहे हैं, वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब मेडिकल टेस्ट के लिए जो होता है ना नॉर्मली आपका सीन ये होता है कि क्योंकि आप जॉब वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके जो कंपनी का जो PRO है ना वो आपके लिए एक मेडिकल जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना उसका आपको प्रिंट आउट दे देगा, ठीक है। उसका भी मैं एक सैंपल आपसे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। बेसिकली मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा दूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता कैसे है, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा फेमिलियर हो, आपको पता हो कि यार मैंने किस तरह का फॉर्म लेके जाना है, ठीक है।
तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि ये वाला फॉर्म लेके आपने जाना होता है एग्जामिनेशन सेंटर, वो भी आपको नॉर्मली आपका PRO बता देगा, वरना इसके ऊपर मेंशन भी होता है कि आपने किस एग्जामिनेशन सेंटर जाना है। तो वो आपकी किस्मत होगी, आपकी लक होगी कि आपका किस जगह पे आता है। कई ऐसे सीन होते हैं कि आपको करीब मिल जाता है एग्जामिनेशन सेंटर, कई होता है कि आपको काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत केसेस होते हैं। तो जो आपका सेंटर है आपने उधर चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने जस्ट उनको वो अपना फॉर्म दिखाना होता है और वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, जिसके अंदर वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और आपका एक्सरे करते हैं। अब एक्सरे वो क्यों करते हैं, वो उन्होंने चेक करना होता है कि आपका TB या इससे रेलेवेंट कोई सीरियस बीमारी वगैरह तो नहीं है, होती तो नहीं है लोगों को, लेकिन स्टिल उन्होंने तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है ना, ठीक है। तो जब आपके एग्जामिनेशन जो टेस्ट है ना, उसकी रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में आ जाती है, ठीक है। और जब आपकी रिपोर्ट आती है उसके अगेंस्ट आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद जब आपका रेजिडेंसी इशू हो जाती है, उसके बाद आपका EID फॉर्म होता है, एमिरेट्स ID फॉर्म, वो आपका इशू होता है और उसके अगेंस्ट आप लोग एमिरेट्स ID के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका ये होता है कि आप रेजिडेंसी के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, तो सेम टाइम पे आप रेजिडेंसी और एमिरेट्स ID के लिए इकट्ठा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसकी जो भी फ़ीस होती है वो आपकी डिफरेंट लाइक फ्री जोन की कंपनी है उसकी अलग है और आपकी मेनलैंड कंपनी की अलग है, बट वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको कंपनी अगर वीज़ा दे रही है तो वो कंपनी ने पे करना होता है, ठीक है। इन सारे प्रोसेस में आपके पैसे नहीं लगते हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी आपके लिए सारा प्रोसेस करती है। बेशक आप ब्लू कॉलर जॉब पे हैं, बेशक आप वाइट कॉलर जॉब पे हैं, या बेशक आप जिस भी जॉब पे हैं, जब आपको कंपनी वीज़ा देती है ये सारे एक्सपेंसेस उठाना और इस सारी फॉर्मेलिटीज़ के जो भी आगे की टाइपिंग फीस हो गई और आपके एमिरेट्स ID को डिलीवर करवाना। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि जो लोग नए यहाँ पे आते हैं तो उनका सीन नहीं होता कि उनके पास एड्रेस वगैरह नहीं होता, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आपके जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसके करीब जो पोस्ट ऑफिस है हमें उसका पोस्टल कोड दे दें। तो पोस्ट ऑफिस में फिर उनको जो है ना एमिरेट्स ID रिसीव होता है, वहाँ से जाके वो अपना पासपोर्ट दिखा के, क्योंकि उनके पास एमिरेट्स ID होता नहीं आइडेंटिटी शो कराने के लिए, तो अपना पासपोर्ट शो करके अपना एमिरेट्स ID रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 वीक से 10 डेज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद आप लोगों ने जब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो रिक्वायरमेंट में होता है कि आपके पास 1 ईयर की वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से चेक है, लाजिम चेक है, और इसीलिए यहाँ पर कंपनीज़ को पाबंद किया जाता है कि वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस दें। अब अगर आप किसी अच्छी जॉब पे हैं तो आपको अच्छी कवरेज वाली मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, अगर आप किसी नॉर्मल बेसिक सी जॉब पे हैं तो आपको कोई बेसिक सी इंश्योरेंस मिल जाती है जिसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन मकसद क्या है कि आपको इंश्योरेंस भी जो होती है ना वो कंपनी प्रोवाइड करती है और वेरी करता है कि आपको कैसे इंश्योरेंस वो आपको पे करेगी। तो लेकिन यह है कि जो भी आपको मिलेगी आप अपनी जॉब के साथ आप सब्र शुक्र करें, और ये सारा प्रोसेस आपके इल्म में मेनली होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इंश्योरेंस मिलने के बाद देन आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, और रेजिडेंसी के बाद आप एमिरेट्स ID के लिए अप्लाई करते हैं। वो मैंने आपको प्रोसेस ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब मैं अभी क्योंकि रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपको ज़रा बैक स्टोरी इसकी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। अभी मैं आपकी मुलाकात उन भाई से भी करवाऊँगा जो अभी आए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान से, उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी वो बड़े वेल सेटल्ड थे। और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भाईजान आए इधर आएँ, आपकी खिदमत हमें चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास अपकमिंग हैं, उसके अंदर हमें उनका टैलेंट माशाल्लाह हमें रिक्वायर्ड है, अच्छे टैलेंटेड इंसान है। तो ये है कि मैंने आपको पहले भी जैसे आपके वीडियोज़ में बताया कि अगर आप टैलेंटेड होंगे, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है, आप एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो कोई भी कंपनी होगी ना वो आपको बुला लेगी। एटलीस्ट आप उनके काम के बंदे होने चाहिए, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर तो यहाँ आके साथ साथ होता रहता है, और जो बंदा यहाँ पे आपको बुला रहा है वो आपको लेके भी चलेगा ही, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो पाबंद हैं इन सारी चीज़ों की, वो एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं ना उनका ख्याल करती हैं, अदरवाइज़ ये मुल्क ऐसे चले ना, ठीक है। और ये जो लोग हैं ना जो आपको बड़ा हवा बना के बताते हैं कि यार आपको शायद पाकिस्तान में रहते हुए जॉब मिल नहीं सकती, तो ऐसा कोई सीन है, क्योंकि मेरी अक्सर ऐसे लोगों से बात होती है, वो इतने मायूसी का इज़हार कर रहे होते हैं कि यार हमें तो शायद जॉब मिलेगी ही नहीं। तो नंबर 1 तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है, जॉब आपको पाकिस्तान में बैठे भी मिल सकती है। नंबर 2 ये है कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी आपको मिल रही है तो आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आके भी अगर आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह
तो ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना ही गुजरना है, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में सबसे लीस्ट बात होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी बन जाती है लोगों के लिए। लोग आगे बौखलाए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उन्होंने करना क्या है। क्योंकि एमिरेट्स आईडी जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप हवा में हैं, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक ना तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप कोई अपना फ्लैट या अपना अपार्टमेंट है वो भी रेंट नहीं कर सकते। ना आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप फैमिली को भी आप बुलाना चाहते हैं फ्यूचर करीब में, ये सारी चीज़ों के लिए ना, सारे प्रोसेस के लिए मेन जो जड़ है ना, मेन चीज़ जो है वो आपका एमिरेट्स आईडी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर काम करना होता है। और उसके स्टेप्स में आपको एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 1, आपका जब आप कंट्री में एंटर होते हैं आपका स्टेटस चेंज होता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे रहते हुए जब आपको ऑफर लेटर आता है उसके बाद आपका स्टेटस चेंज होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है उसके बाद आप लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं, जो कि मैंडेटरी है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपको जो कंपनी वीज़ा दे रही है वो आप इंश्योरेंस का भी पे करेगी। बेशक वो बेसिक लेवल की इंश्योरेंस लेके देगी, लेकिन वो कोई ना कोई इंश्योरेंस प्लान आपको लेके देगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो उसके साथ ही या रेजिडेंसी को अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप एमिरेट्स आईडी के लिए, EID के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपका EID फॉर्म आता है तो आप लोगों ने फिंगरप्रिंट की एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जाके आपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। फिर फिंगरप्रिंट देने के बाद आप लोगों की जो ऐप होती है उसके ऊपर आपका जो एमिरेट्स आईडी है वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। प्रिंट फॉर्म में आपको बाज़ का तो 3 से 4 दिन बाद या मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड आप लोगों के फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बाकी हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच के वहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं भाई का। फिर उसके बाद मैं उनकी जो फीडबैक है ना वो भी आपको देता हूँ कि वो यहाँ पे आके कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, स्मूथ प्रोसेस था या नहीं था। बल्कि आपसे एक ऐसा केस भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इनका नेम का भी अक्सर लोग मेरे से जो पूछते हैं ना, नाम का मसला बन जाता है जी, हमारे स्पेलिंग का मिस्टेक है। इनका जो है ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्पेलिंग का मिस्टेक भी था, जिसकी वजह से इनको मैंने जितना भी गाइड कर सकता था किया था। तो पाकिस्तान में कैसे इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम किया था मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताता हूँ। वो अपने मुँह से आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे सारी चीज़ें की थी, कैसे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने नेम चेंज करवाए, देन उन्होंने अटेस्टेशन करवाई, देन उसके बाद हमने उनको यहाँ से एंट्री परमिट दिया था एम्प्लॉयमेंट वीज़े का, और वो अब यहाँ पर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फिर इंशाल्लाह आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। पहले हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करवा लें। तो भाई मेडिकल हमने करवा लिया है। ये हमारे हमाद भाई हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इनका ही अभी मेडिकल था और इन्होंने ही हमारी कंपनी माशाल्लाह अभी रिसेंटली ज्वाइन की है और अभी 2-3 दिन हुए मेरा ख्याल है इनको पाकिस्तान से आए हुए। सबसे पहले हमाद भैया को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह UAE आए हैं। बड़े लोग आना चाहते हैं तो बड़ा अल्लाह पाक का करम होता है जिस चीज़ को मतलब लाइक मौका मिलता है डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने का। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो आप थोड़ा सा शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका ये ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था। ज़रूर ज़रूर तैयब भाई, पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बस पाकिस्तान से यहाँ तक का सफ़र जो था वो काफ़ी ज़रूरत से लंबा हो गया था। असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज़ बन गए, कुछ जैसे तैयब भाई ने पहले जिक्र किया कि नेम का इशू बन गया। तो मैं स्टार्ट से ही चलता हूँ। प्रोसेस स्टार्ट करने लगे तो पता लगा कि मैट्रिक FSC के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें फ़ादर नेम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, सिर्फ एक लफ्ज़ का मिस्टेक निकल आया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू बना। पहले पाकिस्तानी मेंटालिटी मैंने कहा जो जुगाड़ लगाते हैं, डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करा लेते हैं, सारा कुछ हो जाएगा। तो बाद में तैयब भाई से पता लगा कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, सारा कुछ सीधा पतरा करवाना पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको चैनल पे भी बताता हूँ कि आप लोग जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में 1% भी गलती ना करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो, अटेस्टेशन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने जुगाड़ बेस्ड काम नहीं करना, क्योंकि आपके प्रोसेस जो है ना, बेशक आपका अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा भी होगा ना आपका इधर आना या कहीं पे भी जाना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं ठीक हैं तो आप लोगों का काम नहीं हो सकता। और ये बात आपको हमारे भाई खुद अपने मुंह से बताएंगे, रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजरे हैं ये। और मैं इनको यही बात पहले समझा रहा था कि आप ऐसे ना करें, तो इनको 1-2 जगह पे इनके काम रुक गए थे, फंस गए थे। फिर उसके बाद इनको अल्टीमेटली फिर वही सारा कुछ करवाना पड़ा जो कि इनको गाइड किया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे काम फिर हो गए और मीन टाइम में ही हो गए। लेकिन अगर मज़ीद डिले हो जाता तो डेफिनेटली शायद फिर उनके पास ये ऑप्शन ना होती। लेकिन फिर भी देख लें कि जब अल्लाह पाक ने किसी का दाना पानी किसी जगह का लिखा होता है तो डेफिनेटली वो फिर वहाँ पे चला जाता है। तो इसलिए आप नंबर 1 तो ये है कि आप लोग इस चीज़ को सर पे सवार ना किया करें, ठीक है। आप लोग कोई चीज़ छीन नहीं सकते। अंडर द प्रोसेस आप जब होते हैं
तो उस प्रोसेस के थ्रू ही आपके सारे काम होते हैं। और आपके सामने हमाद भाई एक कंप्लीट एग्जांपल है। इनका बेसिकली नेम का प्रॉब्लम था कि नेम के स्पेलिंग मैच नहीं कर रहे थे इनके नादरा के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि इनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे थे। तो हमाद भाई आपने वो सारी चीज़ें कैसे कवर की, आपने कहाँ कहाँ जाके वो चीज़ें क्लियर करवाई और कौन सी टेस्टेशन थी, काइंडली थोड़ा सा ना समराइज करके हमारे बता दें, ताकि इन लोगों के भी काम है। बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में ना अवेयर नहीं होते, और आप क्योंकि इस प्रोसेस से भी रिसेंटली गुजरे, आप लेटेस्ट जो सारी अपडेट्स होंगे ना वो दे सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मेरा सबसे जो पहला प्रॉब्लम था, मेरे मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से, मैट्रिक FSC के जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ, गोइंग ऑल द वे टिल माय बैचलर्स डिग्री। तो सबसे पहला स्टॉप था मेरे लिए फेडरल बोर्ड ऑफिस। वहाँ से मैंने SSC की जो अपनी 9th और 10th की सनद थी उसकी टेस्ट करेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करवाया। वो प्रोसेस शुरू हुआ, उसको तकरीबन ऑलमोस्ट 45 डेज़ लग गए। वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फिर HSAC का प्रोसेस चला, उसको तकरीबन अनदर 30 डेज़ लग गए, क्योंकि मेरा केस पुराना था, तकरीबन 2005 और 6 का ये केस था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें डिले आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स वहाँ से क्लियर हुए। तकरीबन मुझे 1 मंथ लगा फिर यूनिवर्सिटी से उसको क्लियर कराते हुए। यूनिवर्सिटी से क्लियर हुआ तो उसके बाद मामला सारा फास्ट ट्रैक था। यूनिवर्सिटी ने नई डिग्री इशू की मुझे। उसके बाद HEC ऑफिस गया, वहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवाई। नेक्स्ट डे मैं मोफा गया, मोफा से अटेस्टेशन कराई। साथ ही UAE एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थ्रू साशा इंटरनेशनल, और तकरीबन 3 दिन का टाइम लगा और मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए। और उसके बाद आई थिंक अबाउट विदिन 5 to 7 डेज़ मेरा वीज़ा भी आ गया। और फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स लेटर मैंने अभी रिसेंटली में लास्ट सैटरडे को 1 अक्टूबर को यहाँ पे पहुँचा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, लाइक कमेंट्स में भी मैंने, क्योंकि ना टेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। तो IBCC का क्योंकि आपने फ्रेश आपके सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं और आपने फ्रेश करवाई है, तो उसका उन्होंने वो सील्ड एनवेलप वाला प्रोसेस ख़त्म कर दिया, राइट? जी वो बिल्कुल। तो उसका अभी क्या चल रहा है, वो आप थोड़ा सा गाइड करें। मैं बताता हूँ। जो आपका पिंडी बोर्ड है, पिंडी बोर्ड वाले थोड़ा सा आपको तंग करते हैं। पिंडी बोर्ड वालों ने सील्ड अटेस्टेशंस के नाम पे रेगुलर अटेस्टेशन उनके आई थिंक 1000 है, सील्ड पे वो 4000 चार्ज करते हैं। और जो फेडरल बोर्ड वाले हैं उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। देयर इज़ नथिंग, उसमें कोई प्रोसेस नहीं रहा सील्ड एनवेलप का। लेकिन पिंडी वाले क्या आपको इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग सील्ड एनवेलप से ही करवाएं? बिल्कुल। पिंडी अच्छा, वाले वो जो भी है बता रहे उनको जब आइडिया हो जाता है ना, वो आपसे एकदम पूछेंगे आपने बाहर जाने के लिए वेरिफिकेशन करानी है या आपको यहाँ के लिए चाहिए। आप कहते हैं मुझे बाहर जाने के लिए करानी है, एकदम फीस जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वही ना, वो पाकिस्तानी मेंटालिटी के जो बंदा जो है ना बाहर जा रहा है, तो चलो उससे नोच लो जितना भी नोचना है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने आपको गाइड किया था, आपने किसी एजेंट के थ्रू काम नहीं करवाना, आपने सारी चीज़ें खुद करवानी है, पर्सनली जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने। उसका आपको डेफिनेटली कोई फ़ायदा हुआ या जस्ट वो मेरी हवा में लगी आपको बात फील? नहीं, प्रोसेस से गुजरना। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब मेरे डॉक्यूमेंट सारे सॉर्ट आउट हो गए थे, तो हर चीज़ जिस ऑफिस में गया हूँ वो 1 दिन में काम हुआ है, वो काम डिले नहीं हुआ। तो किसी के थ्रू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लोग किसी के थ्रू भी करवा रहे थे मेरे सामने थे, मेरे सामने आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब पाकिस्तानी ऑफिस किसी में भी जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बंदा क्यू कट करके या पीछे से अटेस्टेशन करवा रहे हैं उनको भी उतना ही टाइम लगा है ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल, सिर्फ आप पैसे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। Exactly. सिर्फ मेंटल पीस के लिए आप लोग पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, आप टेंशन भी ज़्यादा पाल रहे हैं, और जिस बंदे को आप पैसे दे रहे हैं ना, उसने भी जाके काम वही करवाना है। Exactly. तो अगर आप लोग, मैं हमाद भाई को भी यही कहता था कि, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि मैं अगर किसी के थ्रू करवा लूँ, तो मैं इनको बोल रहा था कि यार आप बेसिकली अब एक ऐसा स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में कि आप बाहर आ रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें ना अभी से ऑनवर्ड पता होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। अदरवाइज़ यहाँ पे आके जब चीज़ें आप फेस करोगे तो आप उसको कैटर नहीं कर पाओगे सही तरीके से। ठीक है, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन को खुद से लाइक उस प्रोसेस से गुजरना, ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस होता है। इधर आने के लिए आप बिल्ड हो रहे होते हो, तैयार हो रहे होते हो। अगर आप वहाँ पर ये चीज़ें नहीं फेस करोगे तो यहाँ पे आके आपको यकीन करो लोग बेच के खा जाएंगे। यहाँ पर सियाणे बंदे बैठे हुए हैं, बेवकूफ़ यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर लोग आपकी चाल डाल से, आपको चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आना है ना आपने, तो आपको उन्होंने देख लेना, समझ लेना यार बंदा किस कैलिबर का आ रहा है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही चीज़ समझाता हूँ कि अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, इंटरनेशनल मार्केट से अवेयर करें। देन आप जो है ना लाइक यहाँ पर आएंगे तो आपको फ़र्क फील होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आया है। अब हमारे भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, हमने इनको कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर ही अपनी कंपनी में रखा है, और इन्होंने हमारा सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा काम देखना है इंशाल्लाह। तो अब ये कोई आम बंदे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, और बड़ा एक इनका कैरियर है, पीछे इनका एक एक्सपोजर है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी, लोकल मार्केट में भी। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए स्टिल ये बात, इस चीज़ को एडमिट करेंगे, अभी इनको सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आके वो चीज़ वैसे नहीं होती जैसे हमें पाकिस्तान में बताई जाती है। और आपको कहीं इंसान का बच्चा गाइड करने वाला ना मिले ना,
तो आप लोगों की ज़िंदगी रुल सकती है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि जैसा कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है ना कि पाकिस्तान में बैठ के आपको जॉब नहीं मिल सकती, वो वाला जो केस है, ठीक है। तो हमाद भाई से पूछ लें इनको कैसे जॉब मिल गया, ठीक है। इन्होंने क्या पाकिस्तान से नहीं इनको वीज़ा मिला, ठीक है। पाकिस्तान में बैठे हुए हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, मतलब हमें ये चाहिए थे, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ हमारे साथ काम करें, ठीक है। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा 100 तो क्या हज़ारों कंपनीज ऐसी होंगी जिनको ऐसे टैलेंटेड बंदे चाहिए होंगे जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो बंदा हमें चाहिए वो 100% हमें अवेलेबल हो। सेकंड नंबर पे माइंड मैच करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ का जो होता है ना, जो कंपनी रन कर रहा है उसको मेन कंसर्न होता है कि मेरी मर्ज़ी का बंदा होना चाहिए, ठीक है। हर बंदा नहीं, हर बंदा हायर करता। बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड लोग भी बाज़ का होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार मेरा माइंड नहीं मैच कर रहा, मैं इसके साथ टीम वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमेशा जो है ना, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर करता है, जो आपको जॉब देता है, वो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर देखता है कि ये बंदा मेरे माइंडसेट का है या नहीं है, मेरे साथ किस तरह चलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत यहाँ लिखी है ना, तो आपको ऐसी कोई कंपनी मिल जाएगी जिसके अंदर आपके माइंडसेट के लोग होंगे हायर मैनेजमेंट में, वो आपको ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। आप लोगों ने पूरी अपनी कोई कसर नहीं छोड़नी, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और अल्लाह का नाम लेकर सारे जो पोर्टल्स हैं, फोरम्स हैं, मैं एक बार फिर उनका लिंक दे देता हूँ, UAE से रिलेटेड, आप उन पर जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और जैसे हमाद भाई हैं माशाल्लाह, ऐसे आप सब लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस जिसकी किस्मत इधर लिखी है सब लोग इधर आ सकते हैं, और मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग इधर होंगे जो जिनको आप जैसे लोग चाहिए होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अब ये नहीं हो सकता कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमें भी, जैसे मैं लास्ट टाइम भी वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर लोग लिख रहे थे सर हमें भी कोई जॉब बता दें। डेफिनेटली मेरे पास कोई और ओपनिंग भी होगी तो मैं देखूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं होगा कि लाइक मेरे यूट्यूब के किसी कमेंट से कोई बंदा उठा रहा हूँ। मैं क्वाइट फ्रेंकली, मतलब मैं उस तरह का यूट्यूबर ही नहीं हूँ। मैं कहूँ यार नीचे कमेंट करें और आपको जो है ना जॉब मिलेगी, ये मिलेगी, नहीं भाई, जॉब नहीं मिलेगी यहाँ से। यहाँ पे आपको ज़िंदगी बदलने के तरीके मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और आप, मुझे खुशी होगी कि आप लोग UAE में हैं, आप UAE में आएंगे, आप मुझे मिलें, मेरे पास टाइम होगा, मैं डेफिनेटली आपसे मिलना पसंद करूंगा। उस बंदे से तो डेफिनेटली मिलना पसंद करूंगा जो कि इन वीडियो से कुछ सीख के यहाँ पे आएगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर मेरी बात से किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक मैं आपके लिए कोई काम उंगली पकड़ के करवा दूँ, ठीक है। मैं अपने ज़रूरी टाइम में से इतना टाइम निकाल के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। बाकी हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और हमाद भाई से हम ये पूछते हैं कि इसके अलावा वो आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे इस सारे प्रोसेस में, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने फील की हो कि वो मेजॉरिटी लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो हमाद भाई वो भी आप लोगों से शेयर कर लें, क्या पता किसी का भला हो जाए इंशाल्लाह। जी ज़रूर। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं। हाँ, वो हमारे खान साहब भी यही बात करते हैं, बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है और वाकई नहीं घबराना आपने, बिल्कुल। देखें, जो आपने UAE में आना या किसी भी और कंट्री में आपने जाना है वो अल्लाह जानता है, नसीब की बात है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पर्सनल ले लें कि मैंने इसी मुल्क में जाना है, इसी वक्त जाना है, टाइम लाइन आपके हाथ में नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें। मेरी जो टाइम लाइन है वो तकरीबन 9 मंथ्स अननेसेसरीली एक्सटेंड हुई, लेकिन मैं अगर इस चीज़ को सर पे सवार कर लेता ना तो मैं कोई काम करने के काबिल ना रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर कमिंग हेयर मेरा जितना ऑनलाइन काम चल रहा था, सारा कुछ था, वो एवरीथिंग केप्ट वर्किंग, सब चीज़ चलती थी, सिस्टम चलता रहा, कोई उसमें किसी किस्म का मसला नहीं आया। मैंने इसको अपने सर पे नहीं सवार किया और अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि मैं यहाँ पे आया हूँ एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, विद अ ग्रोथ माइंडसेट। तो अगर आप अपना सारा जहन वहाँ पे ही एक्सपेंड करके पाकिस्तान में यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा, क्योंकि कल्चर शॉक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद एकदम यहाँ के रूल्स रेगुलेशन लॉज हर चीज़, मैं भी आप एज ए टूरिस्ट आए हूँ, मैं भी एज ए टूरिस्ट यहाँ पे 2 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप जॉब वीज़ा पे आते हैं, जब आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आना है तो इट्स टोटली डिफरेंट, यू आर नो लॉन्गर अ टूरिस्ट। मैं यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले तकरीबन 3 दफ़ा एज अ टूरिस्ट आया था और सिर्फ याशी करके वापस चला गया था, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी बात जिक्र करता हूँ कि हम लोग दुबई जब ऐसे ही एज अ टूरिस्ट आते हैं तो हम समझते हैं ये शायद कोई अयाशी की जगह है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जॉब करने वाले के लिए भी, बिज़नेस करने वाले के लिए भी। तो जब आप कैरियर बनाने आते हैं तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं और आपको बिल्कुल सारी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये चीज़ मैं भी आपको अक्सर बोलता हूँ, ये माशाल्लाह आज हमारे भाई ने सेम चीज़ मेरी रिपीट की है, तो ऐसे ही है, मतलब ट्रू। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जस्ट सो वी कैन रैप इट अप। आप टूरिज्म पे आते हैं ना, यहाँ पे टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आपको कोई ख़ास चीज़ों की प्राइसेस इफेक्ट नहीं करती। जब आपने यहाँ पे लाइफ गुजारनी है ना अपनी, तो
एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी जो हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, और यूएई आने से पहले एक अपना दिमाग सेट कर लें कि मैंने जो भी अगला 1 ईयर 2 ईयर 3 5 ईयर्स जितना भी आपका प्लान है, मैंने फुली यहाँ पे फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस अमंग। दूसरा रीज़न आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज़ कि जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क के, लेकिन पाकिस्तान में देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, फोकस होके आएँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए कामयाबी करे। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह नेक सबब बनाए सबका, आमीन। और वही बात मैं हमाद भाई की लास्ट बात को बस रिपीट करते हुए इस चीज़ को हम वाइंड अप करेंगे कि आप लोगों ने जल्दबाजी में नहीं आना, बेबी स्टेप्स, बड़े स्मॉल, 1 स्टेप 1 टाइम, और आप लोगों ने होप जो है ना वो कंप्लीट रखनी है अपने पास, ठीक है। लाइक कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ, मतलब लाइक मेरे कमेंट सेक्शंस में भी मुझसे कुछ लोगों ने बात की है, और वो सब लोगों का जो बिहेवियर है वो ये है कि हमें बस फ़ौरन से कुछ मिल जाए, फ़ौरन से कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं भी जब आया था मैं बहुत ठीक ठाक, मैं तो एज ए बिजनेसमैन आया था, और एज ए ठीक ठाक मैं कैपिटल भी लेके आया था, और बड़ा मैंने जो है ना लाइक मुझे बैक भी थी, मुझे सपोर्ट भी थी हर तरह से, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन उसके बावजूद इट वाज अ कंप्लीट शॉक। और पहला 1 साल था ना वो एक्सट्रीमली पेनफुल था, ठीक है। तो अब हमारे भी हैं, मैं कोशिश यही करूँगा, क्योंकि मैं खुद जिस पेन से गुजरा होता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगले बंदे के लिए वो पेन कम से कम करूँ। बहुत ज़्यादा मैं इनको 2-3 दिन से गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल करना है। आगे इन्होंने अपनी फैमिली भी बुलानी है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड इंशाल्लाह मेरे से जितना होगा मैं इनको गाइड करूँगा। तो सिर्फ मैं नहीं, हो सकता कि आप जिस बंदे के पास जाएँ वो भी आपको इस तरह या मेरे से ज़्यादा बेहतर भी गाइड करेगा। आई एम नो बडी, ठीक है। यहाँ पर मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार लोग, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग और बहुत ज़्यादा स्टेबल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ हमें बाज़ का तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप में से जो किस्मत वाले लोग होंगे ना, वो इंशाल्लाह खुद ब खुद अल्लाह पाक उनको ऐसे ही लोगों से मिलवाएगा, ऐसे ही लोगों के पास लेके जाएगा। सिर्फ अल्लाह से आप लोग पैसे की या कैरियर की दुआ ना करें, आप लोग अच्छे नसीब की दुआ करें कि आपको अच्छा नसीब मिले, तो आपका नसीब आपको खींच कर दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें दिलवा देगा इंशाल्लाह। तो यही था आज की वीडियो के लिए, इतना ही था। काफ़ी दिनों से बिजी होने की वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं अपलोड की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये हमाद भाई का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी लर्निंग हो। क्योंकि मेरे चैनल पर जो ऑडियंस है मेजॉरिटी वो वही लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और जिनकी ख्वाहिश है बेशक यूएई में या बेशक किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो बेशक आप यूएई आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, ये सारी बातें आप लोग ज़रूर इनको मद्देनज़र रखिएगा और इनसे सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट थी। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी, हमाद भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।